विशाल जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर। नमस्कार नमस्कार। आजकल मोदी सरकार के जो 2 मंत्री सर्वाधिक चर्चा में हैं, उसमें एक का नाम है अमित शाह और दूसरे मंत्री जो चर्चा में हैं, वो हैं श्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी चर्चा में इसलिए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले तक, उन्हें मोदी सरकार का मुकुट कहा जाता था। यानी मोदी सरकार के लिए बहुत बेहतरीन, सरकार में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये कहा जाता था और उनको श्रेय दिया जाता था कि सारे देश में उन्होंने सड़कों का ज़बरदस्त जाल बिछाया। लेकिन चर्चा नितिन गडकरी की इसलिए नहीं हो रही कि उन्होंने इस देश में सड़कों का जाल बिछाया, राजमार्गों का जाल बिछाया। चर्चा इसलिए हो रही E20 की वजह से, एथेनॉल 20 की वजह से उनकी चर्चा हो रही, जो उनके मंत्रालय का विषय नहीं है। इस मंत्रालय के इंचार्ज तो हरदीप पुरी हैं। तो आपने पिछले चर्चा में एक बार मोदी सरकार की निंजा टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, जिसमें इस विभाग का मंत्री इस अपने विभाग के बारे में चर्चा नहीं करता, बल्कि दूसरे विभाग के बारे में चर्चा करता है। दूसरे विभाग का मंत्री अपने विभाग के बारे में चर्चा नहीं करता, बल्कि तीसरे विभाग के बारे में चर्चा करता है। ठीक इसी अंदाज में गडकरी जी हैं तो सड़क परिवहन मंत्री, लेकिन वो चर्चा करते रहे एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण से होने वाले तथाकथित लाभों की चर्चा करते रहे। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन ये तो हो मोदी सरकार का शैली है, यही हो रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि गडकरी जी की विवेचना गडकरी जी के मंत्रालय के आधार पर की जाए कि उन्होंने वास्तव में क्या इस देश में ऐसी सड़कें बिछाई हैं जिनसे इसका श्रेय उनको जाना चाहिए। ये गडकरी जी का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति का नाम चमकदार अक्षरों में लिखा जाता था, उस व्यक्ति का नाम अब नितिन गडकरी से बदलकर नितिन खडकरी हो गया है कि उनकी बनाई हुई सड़कों पर जगह-जगह खड्डे दिखने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि विशाल जी, आप जरा इस विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, आप रहते हैं उत्तरी अमेरिका में, आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। मैं भी अभी पूरे स्कैंडिनेविया का, यूरोप का सबसे सुरम्य हिस्सा है, उसका 1 महीने तक भ्रमण करके आया हूं और हम लोगों ने जो शानदार सड़कें देखी हैं, आप वहां जो शानदार सड़कें देखते हैं, जब उनके ऊपर बस या कार चलती है, तो ऐसा लगता है कि सड़क के साथ उसका बड़ी नरमी के साथ मिलन हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ तो ये है कि एक बारिश में सड़क जो है वो बह जाती है, पुल टूट जाता है और गडकरी जी डींगे मारते रहते हैं अपनी। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? गडकरी जी की निंदा करना, उनकी प्रशंसा करना हमारा मकसद नहीं है। हम ये जानते हैं कि जिस देश में सड़कें होंगी, परिवहन की ठीक व्यवस्था होगी, माल की ढुलाई की सही व्यवस्था होगी, वो देश प्रगति करेगा। सड़कें नहीं तो प्रगति नहीं, सीधी सी बात ये है। तो इसलिए आप इस दृष्टि से जो है ना, इस पूरे मसले की थोड़ी व्याख्या करें। मैं सनसनी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, सनसनी हम लोग फिर पैदा कर देंगे किसी दिन। आज बिल्कुल ठोस रूप से बात की जाए। जी। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। आपने सही बोला। मैंने इसलिए आपको रोका कि आपने बहुत सारी बातें खड़ी कर दी हैं और आपके सवाल जो होते हैं वो बड़े। अभय जी, अपन पिछली बात से ही बात शुरू करते हैं। जो ये निंजा टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति है। वो रणनीति ये है कि जब एक मंत्री दूसरे मंत्रालय की बात करता है, तो वो उसकी बात करके उसका श्रेय और प्रचार तो कर सकता है सरकार का। जी। लेकिन आप ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते उस पे। हुँ। तो E20 के मसले पे भी यही हो रहा था। अब आज आपने या जैन जी ने जो ये ज़िम्मेदारी का उठाया है बीड़ा, कि हम निंजा टेक्नोलॉजी के अलावा बात करेंगे कि अब आपका डिपार्टमेंट कैसा है, आपने क्या किया? तो अभय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। गडकरी जी के रोडों ने बहुत रोडें बनाई हैं, गडकरी जी, उस पे चर्चा होनी चाहिए। और गडकरी जी ने जो रोडें बनाई उसमें गड्ढे भी आते ही हैं। और चूँकि भारत आज की डेट में आपदा में अवसर वाला देश बन गया है, तो शायद आपको पिछले कुछ दिनों पहले ध्यान हो कि एक आदमी को शायद हार्ट अटैक आ गया था या वो उसमें थे और रोड के गड्ढे में गए तो उनका हार्ट रिवाइव हो गया था। तो गड्ढों का अकेला ऐसा मसला नहीं है कि दिक्कत ही आए, बट इससे कई लोग, एक आदमी की जान तो बची गई है, ठीक है। मतलब दिल का इलाज करने का भी ये माध्यम बन सकता है, इस पे रिसर्च की जा सकती है। इस पर रिसर्च की जा सकती है और मुझे लगता है कई देशों ने करी भी होगी। शायद उसमें फेल हो जाए वो, उतनी इस टेक्नोलॉजी तरह अच्छी नाले से तरह। गैस निकालने की रिसर्च की अपील की जा चुकी है हम लोगों के सामने। ये भी बिल्कुल। की जा सकती है कि जिन लोगों को दिल की बीमारी है, एक बार जरा गड्ढे में वो दौंची खाएँ। हो सकता है तो उससे दुरुस्त हो जाए मामला।
नहीं भाई टेक्निकली तो निकल ही सकता है आपका ब्लॉकेज, तो उसमें कोई ट्राई करने में बुराई भी नहीं है। आप इतनी दवाइयाँ ट्राई कर रहे हैं तो उसमें क्या है? एक बार किसी हाईवे पे भी जाके ट्राई कर ले। तो दैट इज़ फाइन। बट अभय जी लेट मी टेल यू अमेरिका की रोडों के बारे में। अभय जी अमेरिका में मैं अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका और कनाडा और अमेरिका की। अमेरिका में रोडों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पे थोड़ा-सा अंतर है, मैं रोडों के बैकग्राउंड के बारे में पहले आपको समझाता हूँ। यहाँ की ये रोडें हैं, वो किलोमीटर में नहीं, माइल्स में नापी जाती है। यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम चलता है और स्पीड भी माइल्स में होती है, किलोमीटर में नहीं होती है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है, वो 75 माइल्स पर आवर है, जो अप्रॉक्सिमेटली 140 किलोमीटर पर घंटे की इस रफ्तार के आसपास का बैठता है। 3 तरह की रोडें हैं यहाँ पे अभय जी। एक है इंटरस्टेट हाईवे, उनको आई नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अपने एनएचएआई के जो हाईवेज हैं। दूसरे रीजनल हाईवेज हैं, जो थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन वो भी हाईवे होते हैं। और तीसरे नंबर की लोकल रोड्स होती हैं, जो कि सिटी के अंदर रोड होती है। तो अभय जी रोडों को बनाने का जो पर्पस यहाँ पे था, वो कुछ और है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको और एक बात बताता हूँ। जैसे एक डिजाइन जो रोडों की है, वो ऐसी है कि आपको अगर हाईवे पे जाना है या आपको किसी दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, तो उसके लिए आप 2 से 5 मिनट के अंदर कोई भी रोड से हाईवे पे आ सकते हो और हाईवे फिर अनइंटरप्टेड और बिना सिग्नल के और बिना उसके चलता है। वो 140 की स्पीड पे चलता है या 75 माइल पर आवर की स्पीड पे चलता है। तो ये तो यहाँ की रोडों की संरचना है भाई जी। कई सारे हाईवे बहुत फेमस है, जैसे हाईवे 66, I-66 बोलते हैं उसको, उस पे पिक्चरें भी बनी हैं बहुत सारी। बहुत लंबे-लंबे हाईवे हैं, 4-4 हज़ार किलोमीटर लंबे हाईवे, एक-एक हाईवे, और ऐसे कई हाईवे हैं। और अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर 3-4 टाइम ज़ोन हैं। जब न्यूयॉर्क में सुबह के 6 बजते हैं, तो अ, उनके जो वेस्टर्न कोस्ट है, साउथ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया, वहाँ पे रात के 3 बज रहे होते हैं। तो 3-4 घंटे का अंतर है पूरे देश में समय में। तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है और रोडों का नेटवर्क ही उस देश को चला रहा है। ये ऐसा माना जाता था। लेकिन जब मैं अभी यूएस गया और मैंने वहाँ की रोडें देखी और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा, तो अभय जी मुझे ये समझ में आया कि ये सोचना गलत है कि अमेरिका की रोडें बहुत अच्छी हैं या अमेरिका की रोडें ही देश चला रहा है, या इसको अलग तरह से समझा जाना चाहिए अभय जी। अमेरिका ने रोडें नहीं बनाई अभय जी, अमेरिका ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई, उन पे चलने वाली गाड़ियां बनाई एक्चुअली। जब उनको समझ में आया कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाते हैं, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कारों की मैन्युफैक्चरिंग 1908 में अभय जी पहली सबसे अच्छी कार, जो पॉपुलर कार थी, फोर्ड ने टी मॉडल, हेनरी फोर्ड ने जो बनाई, जो बहुत ही सबसे सस्ती और अच्छी कार थी, वो 1908 में बनाई अभय जी, जो कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले, वर्ल्ड वॉर वन तक होने तक 10 लाख कारें बना चुका था वो कैरेक्टर। तो रोडों की जरूरत वहां की कार की और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को पड़ी। हमने वहां अमेरिका ने रोडें नहीं बनाने का शुरू से प्रयास किया, उन्होंने वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है भाई। एक कार 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए की कार होती है, उसको चलाने के लिए जगह चाहिए, रोड चाहिए। अब आपको ऐसी लाखों करोड़ों कार प्रोड्यूस करनी है अपनी कंट्री में, आपको पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो उन्होंने उसके लिए अमेरिका में 8-10 सेंटर्स पे ऑटोमोबाइल सेक्टर ही और सिटी बना दी। जैसे डिट्रॉइट एक सिटी है, वो पूरा शहर, वो मिशिगन प्रोविंस है, वो पूरा का पूरा एक स्टेट, ऑटोमोबाइल स्टेट है। वहां पे कार रेस होती हैं, कई तरह की डेकोटा रेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे इवेंट होते हैं ऑटोमोबाइल को लेके। अमेरिका का मेन पर्पस रोडों का जाल बिछाना नहीं था। अमेरिका का मेन पर्पस था अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाना, कारों की इंडस्ट्री को बनाना। तो और कारें अकेली बन कार गई तो उनको चलाने के लिए सड़कें चाहिए। सड़क चाहिए। सड़कें तो बनी है 1956 में, जब वहां के राष्ट्रपति आइज़नहोवर आए। उन्होंने वहां पे अमेरिका में एक्ट पास किया और उन्होंने कहा नहीं, अब रोड इंटरस्टेट हाईवे बनेंगे। भाई जी ऑटोमोबाइल की जब बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल केवल कार नहीं होती। ऑटोमोबाइल के पिकअप ट्रक होते हैं, यहाँ पे एक अजीब तरह के रैम बोलते हैं जिनको ट्रकों पे, वो भी नहीं हो। ऑटोमोबाइल का मतलब हुआ कार, लग्जरी कार, घर में यूज करने वाली कार, कॉमर्शियल वेपन, कॉमर्शियल व्हीकल्स, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के बड़े-बड़े ट्रक,
आरवी जो होम होते हैं जिसमें लोग रह भी सकते हैं, इस तरह की लोग चलाते हैं। रिक्रिएशनल वो व्हीकल्स आते हैं। अबे जी 10-20 तरह की कैटेगरी होती ऑटोमोबाइल के नाम पे। तो उन्होंने केवल ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाया, उसके अराउंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया अमेरिका ने पहले। पार्किंग लॉट्स। आज हिंदुस्तान में गाड़ी निकालना और पार्क करना एक इम्पॉसिबल सा काम है। जरा-जरा सी बात पे झगड़े हो रहे हैं, जरा-जरा सी बात पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अमेरिका में आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं मिलेगी। ना कार निकालने के लिए से लेके आपको वापस आने तक का पूरा प्लानिंग है। कहाँ पार्क करेंगे आप, कितनी आसानी से पार्किंग। वॉलमार्ट के, कॉस्को के, बिग स्टोर्स के किलोमीटर लंबे पार्किंग लॉट होते हैं भाई जी। एक-एक पार्किंग लॉट में 10-10 हज़ार गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, जबकि पॉपुलेशन बहुत कम है। अमेरिका ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट किया, उसके बाद उन्होंने रोड क्रिएट किए। अच्छा, अब अभय जी अपन जो सोचते हैं, बात इस पे और डिटेल में जाते हैं, तो आखिर ऑटोमोबाइल ही क्यों? अमेरिकन ऑटोमोबाइल में क्यों ऐसा जाल बिछाया? ऑटोमोबाइल क्यों बनाया? ऑटोमोबाइल को चलने के लिए जो चाहिए पड़ता है, वो होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोल। अमेरिका के पास टेक्सास में 1880 या 1900 में टेक्सास के आसपास बहुत तेल था भाई जी, बेतहा तेल था। 1870 में समझ लो आप। उस तेल को वो चाहते नहीं थे कि उसको एक्सपोर्ट करें और उस पे $1 या $1.5 कमाएं पर बैरल। वो उस तेल का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की संरचना की। मैं आपको थोड़ा-सा वहाँ के क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। रॉकरफेलर एक कंपनी थी 1901 में, उनके वो स्टैंडर्ड ऑयल करके उनके पेट्रोल पंप आते थे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेट्रोल पंप की चेन थी उनके पास 1901 में। उसके बाद पेट्रोल पंप आए और उसके बाद फिर टायर कंपनी आई और उसके बाद ऑटोमोबाइल आए। मेरा कहना ये है भाई जी, अमेरिका ने अपनी रोडें नहीं बनाई, उन्होंने उसके ऊपर 4 और इंडस्ट्री बनाई। सबसे पहली इंडस्ट्री क्रूड ऑयल, सेकंड इंडस्ट्री उन्होंने ऑटोमोबाइल की बनाई, फिर ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग की, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की, ऑटोमोबाइल के एक्सीडेंट के बाद जो होने वाली प्रक्रिया होती है, गाड़ियों को रिपेयर करने वाले शॉप वगैरह-वगैरह। अभय जी, अमेरिका में गाड़ियों के डीलरशिप का जो नेटवर्क है, मेरे ख्याल से वो कम से कम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का होगा, भारत की आधी अर्थव्यवस्था के बराबर। इतना बड़ा केवल और केवल डीलरशिप का नेटवर्क है। अब अभय जी, ये तो है अमेरिका की रोडों की स्थिति और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। आज 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, बल्कि मोर उससे भी ज्यादा इकोनॉमी, क्रूड ऑयल के नीचे ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल जहां चलने की जरूरत थी वो रोड है। उन्होंने पूरे $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक स्टेप बाय स्टेप करके दे दिया। अब अभय जी अपन देखें अपनी हिंदुस्तान की रोडों की स्थिति। अपन ने केवल रोडें बनाई है भाई जी। अच्छा, रोडें कैसे बनाई अपन ने भाई जी? अपन ने रोडें बनाई कर्जा लेके। सारी रोडें जो बन रही हैं आज देश में, 44,000 किलोमीटर रोडें बनी है पिछले 15 साल में, वो पूरी की पूरी रोडें कर्जे पे बनी है। अच्छा, कर्जा कैसा? एनएचएआई का 2014 में जो कर्जा था वो करीब-करीब 25,000 करोड़ रुपए था। 2022 में करीब-करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा हुआ और अभी गवर्नमेंट ने इनवेड नाम से एक स्कीम निकाली है, जिसके अंदर वो कर्जा थोड़ा-सा कम कर दिया है। तो आज भी करीब-करीब 3 लाख, पौने 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा एनएचएआई का डायरेक्ट है। अच्छा, अभय जी, अब ये तो इनविट और इसकी बात है, बट अगर आप रोडों की बात करें, जो भारतमाला फेज़ 1 था, वो तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ है उस पे। भारतमाला 2 40,000 किलोमीटर का अभी सरकार ने सस्पेंड कर दिया, सीएजी की रिपोर्ट में कई आपत्तियां आ गई थी। वो भी करीब-करीब 30 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एनीवे, आप अभय जी कितनी भी अकाउंटिंग गिमिक्स कर लें, किसको भी पैसे दे दें, ले लें, लेकिन ये है तो आफ्टर ऑल देश की जनता के ऊपर कर्जा। इस कर्जे का भारत सरकार ने और एनएचएआई ने ये बोला है कि 2050 तक चुकेगा। अच्छा, मुझे लगता नहीं 2050 तक चुकेगा, मुझे लगता है 2070 तक जाएगा ये चुकते-चुकते। अब अभय जी, ये कर्जा अपन देखें अगर, तो ये कर्जा कौन चुकाएगा? और किस लिए लिया सरकार ने? ये रोडें दिख रही हैं आज जिन पे गड्ढे हैं या अच्छी हैं या बुरी हैं, ये कर्जा
इस देश की जनता अगले 50-60 साल तक चुकाने वाली है। अपने टैक्स पेयर की टैक्स से पैसा जाएगा इसका। आप किसी भी तरह की रोड बनाएं, किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर करें, वो सब कर्जे पे ही बनता है। और फाइनली इसको हमारे देश के बच्चे चुकाने वाले हैं। जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो अगले 40 साल तक अपनी 40 साल का होगा तब तक वो कर्जा चुकाएगा। अच्छा, अब एक और आप गहरी बात समझिए। ये तो हो गया केवल रोड का कर्जा, जो कि अपन उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। आप इसकी और गहराई में जाइए भाई जी। ये गाड़ियां चलेंगी किस? पहले तो अपन गाड़ी बनाते हैं, हिंदुस्तान में गाड़ियां बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट भी करते हैं अपन, 8 लाख गाड़ी के आसपास बनती है, 4 साढ़े 5 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वो गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीपीयू सब इंपोर्ट होते हैं। फाइन, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन ये गाड़ियां चलती किस पे है? ये गाड़ी चलती क्रूड ऑयल पे। और भारत के पास क्रूड ऑयल है नहीं। भारत बहुत कम क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। भारत 10% अपनी जरूरत का, 90% क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई जी कि आप देश के ऊपर 2 कर्जे लगातार चढ़ने वाले हैं। एक कर्जा तो रोड बनाने का और दूसरा कर्जा आपको क्रूड ऑयल पर गाड़ी चलाने का। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब आप चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल भी हो। इस्तेमाल करेंगे लोग, गाड़ियां खरीदेंगे लोग, इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए वो क्रूड ऑयल इस्तेमाल, अपना ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो भारत को क्रूड इंपोर्ट ऑयल करना पड़ेगा और भारत इस डेट में, कर्जे में फंसता रहेगा विदेशी मुद्रा के। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले बोला था लोगों को अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेशी मुद्रा का भंडार बचाना चाहिए। ये 10 चीजें उन्होंने बताई थी। इसका मैं कहां से लाएंगे क्रूड ऑयल के पैसे? हमें रोडों का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा कि हम केवल कर्जा चुकाएं बस भूल जाएं? ऐसा भी नहीं करेंगे, हमें रोड इस्तेमाल भी करनी है। अभय जी, मुझे लगता है भारत ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो केवल और केवल आपको एक तरह के कर्जे और डेट में नेगेटिव साइकिल में और उसमें घूमने वाला है। आप कमाइए और अगले 50 साल तक और रोज इसके इस्तेमाल के कर्जा चुकाइए। ये तो है भारत के रोडों की वस्तु स्थिति। अब अभय जी, अपन क्रूड ऑयल की बात देखते हैं। अगर अपन भारत क्रूड ऑयल का 90% इंपोर्ट करता है खाड़ी देशों से। ओवरऑल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसमें 50% 70% खाड़ी देशों से आता है। आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं या 100 रुपए का या 125 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं, जो भी है, उसका 90% पैसा बाहर जा रहा है। सऊदी अरब जा रहा है या ईरान जा रहा है या किसी और खाड़ी देश में जा रहा है। ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि आप कर्जा चुकाने के लिए ही बना रहे हैं? ये मेरा असेसमेंट है इस रोड के बारे में। आपने तो बहुत आंखें खोल देने वाली, मतलब से कहते आंखों में उंगलियां चुभाकर आपने एक असलियत बताई है जो इस लोगों के पास सामने है तो, लेकिन इस क्रम से नहीं है, क्योंकि उसका एक खास तरह का आपने क्रम से, एक खास तरह के सिलसिले के साथ इस चीज को सामने रखा है, तो वो एक अलग तस्वीर पेश करती है। तो जिन चीजों के लिए गडकरी जी के मंत्रालय की तारीफ होती है या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वो भी दावा इस तरह के करती थी, उसके बाद में फिर और दूसरी आगे सरकारें आईं, उन्होंने भी रोड बनाने के दावे किए। इसके बाद ये सरकार तो दावे करने में वैसे भी बहुत बड़ी चढ़ी है, उन लोगों ने जो दावे किए, तो कुल मिलाकर ये घाटे के कर्जे की अर्थव्यवस्था जो चल रही है और इसमें सारा देश की सारी आबादी, हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी, ये सब जो है, हाँ, तो ये सब लोग जो हैं इस कर्जे में दबे हुए हैं। ये जो स्थिति है, तो ये तो बात इस तरह से, मैंने कई अर्थशास्त्रियों से मैं बात करता रहता हूँ, जानने समझने की कोशिश करता हूँ, विद्यार्थी की तरह उनके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का उस तरीके से विद्यार्थी नहीं हूँ, इस तरह पॉलिटिकल साइंस का हूँ या साहित्य का हूँ। तो वो लोग भी इस तरीके से उन्होंने इस बात को नहीं रखा जिस तरीके से आपने रखा। अब यहाँ पे एक दूसरा पहलू इसका सामने आता है। अमेरिका ने भले ही अपनी कारों के लिए सड़कें बनाई हों, अमेरिका ने अपने क्रूड ऑयल के लिए कारें बनाई, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए कारें बनाई, कारों के लिए सड़कें बनाई हैं, हाँ, सड़कें बनाई, लेकिन अमेरिका की सड़कें क्यों इतनी अच्छी हैं और भारत की सड़कें जो कर्जे पे बन रही हैं क्यों इतनी खराब हैं?
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका ये प्रश्न जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आप जैसे बंबई जाइए आप। अब बंबई तो ऐसा शहर है, इसमें सभी लोग जाते ही आते रहते हैं बंबई। फ़िल्म इंडस्ट्री है और एक ज़माने में भारत की आर्थिक राजधानी भी थी। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मुख्यालय वहाँ बंबई में थे। बंबई की स्थानीय सड़कें सब लोग जानते हैं कि हर साल बनती हैं, हर साल टूटती हैं। और बंबई जो महानगर पालिका है, उसपे किसी भी पार्टी का कब्ज़ा हो, शिवसेना का कब्ज़ा हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, फलाने का हो, ढिमाके-ढिमाके का हो, सब लोग जानते हैं कि ये सब लोग रिश्वत खा रहे हैं, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। फिर भी ये सब चलता रहता है। हम सब जानते हैं कि ये हो रहा है, फिर भी चलता रहता है। गाज़ियाबाद में जिस सड़क के किनारे मेरे अपार्टमेंट है, वो सड़क तकरीबन हर साल बनती है, हर साल टूटती है। लेकिन वो एक लगातार उसमें भ्रष्टाचार होता रहता है। अब गडकरी जी जो बहुत इनको शुरू-शुरू में ख्याति प्राप्त हुई, भई उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्होंने एक एक आईएएस अफ़सर से कहा कि अगर तुमने तुरंत मेरा प्रस्ताव नहीं पास किया तो मैं तुम्हें उठा के नीचे फेंक दूँगा वगैरह-वगैरह। इस तरह करके उनकी एक माइथोलॉजी बनी, उनके व्यक्तित्व के आस-पास एक माइथोलॉजी बनी कि ये एक जो है मतलब काम करने वाला आदमी है और उसके में किसी की बाधा बर्दाश्त नहीं करता। विज़नरी आदमी है, संकल्प है, वो देश को सड़कें देना चाहता है। ये सब गडकरी जी की इमेज बनी। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि जो बड़े-बड़े राजमार्ग हैं, वो आज उनका उद्घाटन होता है, महीने 2 महीने में ही वो दशकने लगते हैं। और जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है बहुत बड़ा, पुलों के गिरने के मामले में तो भारत बड़ा नोटोरियस है। बिहार में ही पुल नहीं गिरते, सब जगह पुल गिरते। गिरते स्थिति। तो कनाडा की, अमेरिका की और यूरोप की सड़कें किसी भी मकसद से बनी हों, मकसद तो आपने बिल्कुल स्पष्ट किया, लेकिन कम से कम वे ऐसी सड़कें हैं, जो सामान्य जीवन में ज़िंदा रहने के स्तर को उठाती हैं। अभय जी, मैं इसका आंसर करता हूँ। पहली यहाँ पे बात तो स्थिति ये है। अभय जी। जी, पहली बात तो ये करप्शन का अकेला मामला नहीं है। हुँ, ये टेक्नोलॉजी का डेफ़िसिट का मामला है। अच्छा। भारत में इतना लंबा रोड का नेटवर्क आप बना रहे हैं। हुँ, आप अगले 3 जनरेशन को कर्ज़े में धकेलने वाले हैं हुँ, या धकेलने की प्लानिंग है। हुँ, कर चुके हैं आप ऑलरेडी और आपका इतना सारा क्रूड इंपोर्ट उन रोडों पे जलने वाला है हर साल। आपको वो करने से पहले एक बड़ा भारत में रिसर्च इंस्टीट्यूट रोड का डेवलप करना चाहिए था। आपको एक रोड यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक चीज़ है, उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे? ये स्टंटबाजियों से थोड़ी कुछ काम होने वाला है। अब आप क्या करा आपने क्या बोला था अपने प्रोग्राम में कि भारत जो मोदी सरकार के मुकुट थे, हुँ, गडकरी जी। अबे जी, वो देश के ऊपर काँटों का मुकुट तो पहना दिया उन्होंने। हुँ, वो 3 जनरेशन तक बच्चे कर्ज़े चुकाएँगी। हुँ, उन कर्ज़ों का मैं असली मकसद बताता हूँ आपको। मकसद क्या असली ऑब्जेक्ट वो बताता हूँ, रियल क्या रिज़ल्ट क्या आएगा। हुँ, जब ये कर्ज़ा भारत के बच्चों पर चढ़ेगा और ये अगले 50 साल तक चुकाएँगे, हुँ, तो उनको क्या नहीं मिलेगा? उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, उनको अच्छा डिफेंस नहीं मिलेगा, उनको अच्छी आबो-हवा नहीं मिलेगी। सरकार के पास किसी के लिए पैसा ही नहीं होगा। हुँ, वो क्या करेगी? वो गडकरी साहब के नाम पे बिल फाड़ती रहेगी। हुँ, अभय जी, ये आप थोड़ा-सा इसको नैरो तरह से देख रहे हैं। ये करप्शन का मसला नहीं है। ये सोच की लिमिटेशन का मसला है। आपको इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कहाँ है? चाइना में एक कंपनी है, वो चिकन बनाती है। उन्होंने उनका व्यापार थोड़ा-सा बढ़ा, सरकार ने उनको फ़ोर्स किया कि आप पहले एक चिकन यूनिवर्सिटी खोलिए। उनके पास चिकन यूनिवर्सिटी है आज। कैन यू इमेजिन? चिकन की यूनिवर्सिटी। हुँ, आपको पता है चाइना में रेलवे की कितनी यूनिवर्सिटी हैं? हुँ, 22। अपने यहाँ तो एक इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में, उसमें लाके लोग पढ़ते रहते हैं, पिटते रहते हैं एक-दूसरे से। आपको अपनी फंडामेंटल अच्छा, उसके पैसे ही नहीं है। हुँ, कोठारी कमीशन ने जो अभी वो कह रहे थे अपने मोहन भागवत जी 6% कम पैसा खर्च होना चाहिए। वो कोठारी कमीशन ने 1966 में बोल रखा है कि 6% ऑफ जीडीपी शुड स्पेंट ऑन एजुकेशन। आपको पता है कितना खर्च हुआ है इस साल का इस बार का? 2.5% टारगेट था, 1.8 ही खर्च कर पाई सरकार हुँ, जीडीपी का। स्कूल है बंद कर रहे हैं वो, हुँ, शिक्षा खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है नहीं है। भाई जी ये सब तो आना ही है। अच्छा अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अपन अच्छी रोडें पहले नहीं बना सकते थे?
1951 में जब देश आजाद हुआ 47 में, तब नहीं बना सकते थे? तब अपन ने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ भाई। उस वक्त की सरकार के पास भी यही दिक्कत थी कि हम कर्जा लेके रोडें बनाएं या कुछ और बनाएं। उन्होंने क्या बनाया भाई जी? उन्होंने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए। उसमें क्या हुआ? बच्चे पढ़ने गए। आज एक एम्स से निकला हुआ बच्चा डॉक्टर बनता है। वो जीवन भर कमाता है। वो एक छोटे शहर में जाएगा, जैसे भोपाल में गया, उसने अस्पताल खोला एक, उस अस्पताल को इंस्टीट्यूशन बनाया। अकेला काम तो करेगा नहीं वो, और डॉक्टर भी लेके आएगा, और नर्सेज भी लगाएगा, और कंपाउंडर भी लगाएगा। उसने 100 सवा 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और जीवन भर उस क्षेत्र में विकास किया। हर इंजीनियर आईआईटी से निकला हुआ है, वो एक कंपनी बनाता है, कंपनी में काम करता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है। सेम आईआईएम से निकले हुए व्यापारी लोग एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। अबे जी, ये इंस्टीट्यूशन ही इस देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, ना कि ईएमआई। सी नेहरू जी ने जो बनाया, या नेहरू ने जो बनाया, उससे आज कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर और कितने आईआईएम के वो निकल के आ गए बाहर। और उससे आपको लेटेस्ट आंकड़ा देता हूं आपको। इस साल का सरकार का जो उन एम्स में पढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर हैं, उनने जो कंपनियों से केवल और केवल सर्विस का एक्सपोर्ट किया है, वो $421 बिलियन है। जो लड़के बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो पैसा घर भेजा है वो $121 बिलियन है। अबे जी, ये गलत कॉन्ट्रास्ट है। नेहरू ने बनाई, लोगों को दी डिग्रियां, और इस रोड मंत्री ने बना के दे दी ईएमआई। आप अब ईएमआई, एक डिग्री होती है, वो आपके जीवन को बड़ा बढ़िया बनाती है। आप जीवन भर कमाते हो, दूसरों को खिलाते हो, पूरे परिवार को संभालते हो, और एक सोसाइटी को संभालते हो। यहाँ पे आप अगले ईएमआई बन गई आपके जीवन से, आप टैक्स भरिए, सरकार उसकी ईएमआई से कर्जा चुकाएगी, आपकी रोडों का, आपके क्रूड ऑयल का। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी सरकार में आए, उन्होंने कहा 65 रुपया ढीला हो गया। तब 55 था, 65 हो गया था। बोले पैसा पतला हो गया, रुपया पतला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छी बात है, उनकी इच्छा भी थी, और मैं मानता हूँ उनकी जेन्युइन इच्छा थी कि रुपया बढ़ के 35-40 रुपये हो जाए। अच्छी बात है, हो जाता तो अच्छा रहता। अब आप बताइए, हर साल आपको 90% क्रूड ऑयल का पैसा फाइनेंस करना है डॉलर में, तो रुपया मोटा कहां से हो जाएगा? आज 100 रुपए में पहुंच रहा है, 97, 90, 100, 100 के आसपास। मैं आपको बता रहा हूं, अगले 5-10 साल में ये 120, 125, 150, क्योंकि आपको कर्जा डॉलर में लेना है हर साल। तो डॉलर तो, रुपया तो पतला होने से रहा, आपको पतला ही होने वाला है, और वो कर्जा आपको चुकाते जाना है। ये परपेचुअल है जी, ये जीवन पर्यंत है। जैसे एम्स से निकला हुआ डॉक्टर, आईआईएम से निकला हुआ एंटरप्रेन्योर, आईआईटी से निकला हुआ इंजीनियर, जीवन भर निकल रहे हैं उसमें से। कोई कर्जा तो नहीं देना उनको। सरकार ने उसी टैक्स पेयर के पैसों से वो सब बने। आज कोई ईएमआई नहीं भर रहे वो लोग, दूसरों की ईएमआई चुका रहे हैं, वो खुद भी चल रहे हैं। यहाँ पे आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आप खुद भी ईएमआई चुकाओगे, आपके बच्चे भी ईएमआई चुकाएंगे, उनके बच्चे भी चुकाएंगे, और जीवन भर चुकाते रहेंगे। अपन गलत रस में चले गए। अपन को इस तरह से दूसरों की कॉपी करके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था। 1997 में साउथ एशियन इकोनॉमी जो थी, वो सब इसीलिए कोलैप्स करी थी कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपी करके अपने यहाँ जिन इंफ्रास्ट्रक्चरों की जरूरत नहीं थी वो सब बना लिए, और हम बेसिक चीजें खा गए। अब आप ऐसे तो अभी जी मेरे पास 8-10 सेक्टर हैं जिन पे आप कॉन्ट्रास्ट देखोगे तो वी आर फिनिश्ड। ये तो एक रोड का सेक्टर है। व्हाट अबाउट एयरलाइंस? अपनी 12 एयरलाइन थी आज से कई साल पहले, आज कितनी एयरलाइंस बची हैं? 3। मतलब आप एक विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। अपन एयरलाइंस पे किसी और दिन बात कर लेंगे, बट खत्म। आप एयरलाइन नहीं है आपके पास खुद की अपनी स्ट्रॉन्ग एयरलाइन, बिना आज दुबई है भाई, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। किस कारण से है? उसके पीछे फंडामेंटल कारण एक ही है, एयरलाइन। दुबई बनाने के टाइम पे वहां के रूलर ने और पॉलिसी मेकर ने डिसाइड किया कि यहां पे हमें टूरिस्ट बुलाना है। उन्होंने कहा टूरिस्ट रेल से नहीं आ सकते, टूरिस्ट रोड से नहीं आ सकते, टूरिस्ट पानी के जहाज से नहीं आ सकते, हमें टूरिस्टों को लाने के लिए एक बहुत हवाई जहाज चाहिए, और बहुत अच्छे क्वालिटी के हवाई जहाज चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के एयरपोर्ट चाहिए, जो एक एक्सपीरियंस दुबई का पूरी दुनिया को दे सके।
आपकी दुबई की यात्रा दुबई आने के बाद शुरू नहीं होती धक्के खाने से, वो एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट खरीदनी शुरू होती है। फिर वो आपको पूरा एक एक्सपीरियंस देते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है एयरलाइंस का, हवाई जहाज में खाना अलग मिलता है, जब आप लैंड करते हो तो अलग फैसिलिटीज मिलती है। आपको एक विजन चाहिए पूरा। दैट इज हाउ इकोनॉमीज आर क्रिएटेड। कर्जे पर नहीं बनती इकोनॉमी कि आप तो बस कर्जा लेके चले गए। और अच्छा, दूसरा एक और करप्शन की बात कर रहे हैं भाई, ये इसमें करप्शन नहीं है भाई, इसको आप दूसरी तरह से देखिए। आज जो भी रोड है, आज 10,000 करोड़, मुझे लगता है सरकार ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्चा से ज्यादा ऊपर कर चुका है रोडों पे। अच्छा हाँ, एक और चमत्कारी चीज है भाई, एनएचएआई की जितनी खर्चे हैं वो ऑफ द बजट है, उनका बजट में मेंशन ही नहीं है। तो एनएचएआई जितना कर्जा ले रहा है वो सब बजट में डिस्कस ही नहीं है, उनका कोई वो एंट्री नहीं है, ऑफ बजट वो है, वो बोरिंग। भगवान जाने उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, बट उन्होंने उसको ऑफ बजट बोरिंग कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा हम गारंटी भी करेंगे, एनएचएआई ने कहा वी विल गारंटी इट ऑल्सो। आप सॉवरेन गारंटी दे रहे हैं और बजट से ऑफ है, वाह, एक अलग ही चमत्कार है जी। एनीवे, वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है। अब आते हैं अपन अभय जी, किस तरह से ये फाइनेंसी और उसकी बात करें अपन, करप्शन की। अभय जी, आप 50,000 करोड़ रुपए खर्चा है, आपने रोड बनाने वाले को तो आज ही दे दिया, ठीक है, कर्जा लेके दिया, देश के ऊपर कर्जा चढ़ा, भारत की जनता कर्जा चुकाएगी, ठीक है, लेकिन आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो आज ही दे दिया 50,000 करोड़ रुपए, या 10 कॉन्ट्रैक्टरों को। उन कॉन्ट्रैक्टर के पास कैपेसिटी नहीं थी, आपने उनको ओवरबर्डन कर दिया। एक एक कॉन्ट्रैक्टर की ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक से भरी हुई है। एक कॉन्ट्रैक्टर को, उस बेचारे को 5-5 काम करने पड़ रहे हैं एक टाइम पे। उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी होती है 5%, 7% ग्रोथ की, उसके हिसाब से वो ग्रो करता है वगैरह। आपने किसी का कोई कैलकुलेशन नहीं किया। आपने बस तू एक ले ले बेटा, दूसरा ले ले, तीसरा ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। फिर वो पंखा लगा लगा के रोड़ा सुखा रहा है, क्योंकि उसको दूसरी, उसका कारण क्या है आप देखो ना, पंखा लगा के रोड़ा क्यों सुखाई बेचारे गरीब ने, उसकी मजबूरी थी भाई, उसको सारी मशीनें दूसरी साइड पे पहुंचानी है। अब वो टाइम लग रहा है, उसमें पानी गिर गया या कुछ और बात आ गई तो उसको लग रहा है पंखे से लगा के सुखा दें अपन, तो सारे जो बड़े रोड रोलर वगैरह दूसरी साइड पर ले जाए, वहां भी रोड बनानी है। उसको बेचारे तो मजबूरी है ना भाई जी। बहुत बड़ा नॉन थिंकिंग का ये नतीजा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ये तो सही है, नॉन थिंकिंग का नतीजा है। कोई सुचिंतित योजना इसके पीछे नहीं है, कोई दूरगामी प्लानिंग दृष्टि कमीशन था, नहीं है। प्लानिंग कमीशन था, वो खत्म कर दिया। हाँ, कोई विजन नहीं है, ये सब नहीं है। और जिस चीज को ये अमृत काल कहते हैं, जिस चीज को ये कहते हैं कि हम 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत बना देंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में था तो एक दिन मैंने देखा सवेरे, हमने यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, जितने भी अफसरान थे, रजिस्ट्रार वगैरह कोई है ही नहीं, कहाँ चले गए। तो उनको बताया गया कि उनको वहाँ बुलाया गया है सरकार के दफ्तर में। तो वो काफी देर बाद आए, बेचारे परेशान हो गए, बड़े परेशान लग रहे थे, मुंह उनका लाल हो रहा था जैसे धूप में बैठे रहे हों। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को एक एक टोपी दे दी गई, जिसपे लिखा था विकसित भारत टोपी पे, और उस टोपी को बैठ के लगा के हमें बैठना था, सामने स्क्रीन पे मोदी जी को प्रकट होना था, और उनका विकसित भारत पे हमें धूप में बैठना था, कड़ी धूप में, और विकसित भारत का लेक्चर सुन के हम लोग आ रहे हैं मोदी जी का। तो इनके विकसित विकसित भारत करने का इनका जो है ना, ये इनका पूरा मामला है। तो आपने जिस तरीके से इस पूरी बात को रखा है, बिल्कुल नया दृष्टिकोण है आपका। वास्तव में एनआरआई नजर जो है वो दूसरी नजरों से अलग तरह की नजर है। आपने आज आज नई नजर साबित कर दिया। जी, एक बात बोलता हूँ भाई जी, हाँ, विकसित भारत 2047 तक करने की बात कर रहे हैं भाई जी। मैं मोदी जी के विजन में मेरे को कोई शक नहीं है, और एक प्रधानमंत्री को इस तरह के लक्ष्य होना भी चाहिए, और मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं उनके विजन का। अबे जी, जो सच्चाई है वो ये है कि 2050 तक सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम रोडों के कर्जे चुकाएंगे। विकसित भारत को पता नहीं, लेकिन पार्लियामेंट की लैंग्वेज में तो ये दर्ज हो चुका है कि 2050 तक रोडों के कर्जे चुकेंगे। तो अगर कर्जा चुका, हाँ, मतलब अगर कर्जा लेना और कर्जा देना, जैसे आपको बोलते हैं वो दूसरे सिंह साहब आते हैं जो कि घी पी के वो कर रहे हैं अपन पार्टी। अगर कर्जा लेना ही भारत से, अगर अपन इस तरह से देखें कि आज भारत पे करीब करीब
1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा है, कुछ इस तरह का अमाउंट है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ, आज से पहले कभी नहीं हुआ इतना। अपन इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें आज तक किसी ने इतने पैसे उधार दिए ही नहीं, देखो हमारी रेपुटेशन कितनी बढ़ गई है। तो वो एक इस तरह से देखें तो बात अलग है अभय जी। डेफिनेटली 2050 तो नहीं, 2070 तक रोडों का कर्जा चुकेगा, केवल रोडों का। भारतमाला 1 का, भारतमाला 2 प्रोजेक्ट जो आएगा उस पे अलग कर्जा लेगी सरकार और वो चुकेगा अगली सदी में। ये कर्जा जाएगा 2070 तक। ये रोल ओवर होगा 2-3 बार। सरकार की कैपेसिटी नहीं है, ये ओवर बोरिंग करेंगे और फिर उसके बाद 20 साल और बढ़ाएंगे इसकी लिमिट। अगली भारतमाला 2 के लिए जो कर्जा लिया जाएगा वो चुकेगा, मतलब अपने नाती पोते के पोते होते देंगे, वो अलग बात। अभय जी, ये कर्जे की बात तो अलग है। अब सरकार को इस सब के बीच में समझ में आया कि क्रूड ऑयल का 90% तो क्रूड अपन इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि अपन इसके अंदर क्रूड ऑयल या ईंधन का सब्स्टिट्यूशन लगाएं। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया भाई जी, उसमें डाला, फिर दिमाग लगाया कि क्या करें, तो उन्होंने डाला गन्ने का जूस। उसको बोल रहे हैं वो E20। 2014 में जो सरकार की पॉलिसी इस तरह की पहले भी थी, 1.5% एथेनॉल डालने की बात हुई थी। भारत सरकार ने उसको बढ़ाने का ग्रेजुअल प्लान था, E5 करने का प्लान था। E10 वाज अ मैक्सिमम प्लान। E10 प्लान सरकार ने 2022 में कंप्लीट कर लिया। E20 का प्लान सरकार का 2030 का था। भारत सरकार ने उसको प्रीपोन करके बोला हम 2025 में ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, E20। अब भाई कई और देशों में एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल में चलती है। ब्राजील में चलती है, इटली में चलती है, कनाडा में चलती है, अमेरिका में भी चलती है कई जगह। लेकिन उसका पर्पस दूसरा है कुछ। उसका पर्पस आपका फटे हुए चादर में सिलना नहीं है। उसका पर्पस दूसरी कंट्री में है कि वहां पे कई सारी चीजों का ओवर प्रोडक्शन होता है और उस ओवर प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए उसका एक एथेनॉल बनाने के बाद उसको यूज एक इकोनॉमी को और फूड ग्रेड इकोनॉमी को का एक तरीका है। अबे जी, कॉमर्शियल लेवल पे गन्ने का प्रोडक्शन केवल इसलिए करा जाए कि उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज करना है और सरकार उसकी प्रमोट करे और उसकी तारीफ ले कि हमने E20 इतना कर दिया। सरकार ऑफिशियल डेटा बोल रही है कि हमें 1,97,000 करोड़ रुपए बचे। ओके, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने इतने पैसे बचाए, कैसे बचाए आपने? आपने गन्ने में सब्सिडी नहीं दी क्या? MSP नहीं दी क्या? पानी 3,000 लीटर पानी लगता है गन्ने के प्रोडक्शन में, 1 लीटर गन्ने का जूस निकालने के लिए। भारत जैसा देश जिसके अंदर 1.5 अरब की आबादी है, आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं 70 से 80% पूरा उसका कंजम्पशन का। आप फर्टिलाइजर जैसा रिसोर्स जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं आप। एक किसान जब गन्ना उगा रहा है तो उसमें डालेगा फर्टिलाइजर, वो इंपोर्ट से आ रहा है, उसका पैसा सब्सिडी सरकार दे रही है, जनता पे कर रही है। आपने MS सरकार गन्ने का, तो आप किसी किसान तो ये बोलेगा नहीं भाई साहब मैं गन्ने के जूस के लिए, वो तो ये बोलेगा मैं गन्ना बेच रहा हूँ, उसको तो MSP चाहिए, गन्ने पे सरकार MSP भी दे रही है। अबे जी, ये किस तरह का आपने एक ऐसा, अच्छा सरकार को इसका मुझे लगता है आपसे बात करके लग रहा है कि इसका डर लग गया है कि हम इतना बड़ा कर्जा अपन ने रोड बना लिया है, तक फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप डाल रहे हैं गाड़ियों में गन्ने का जूस। अब गाड़ियों के गन्ने जूस डालने से क्या अंतर आ रहा है, क्या असर आ रहा है? गाड़ियां जल्दी खराब हो रही है, सो कॉल्ड लोग बता रहे हैं अपनी ऐसी जो भी स्थिति है। आप उसके लिए फिर कर्जा लेगी जनता। आपकी गाड़ी जो 15 साल 10 साल आपने बोल दिया, अब 10 साल ही गाड़ी चलने देंगे। भाई आप कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये गाड़ी 10 साल चलने देंगे? अगर गाड़ी फिट है, प्रॉपर है, तो हाउ कैन यू डिसाइड बेस्ड ऑन कि ये गाड़ी 10 साल ज़्यादा नहीं चली? एक गरीब आदमी ने गाड़ी ली, वो 10 साल बाद गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका डिसीजन सरकार कैसे लेगी नई गाड़ी के लिए? और वो गाड़ी जल्दी खराब हो रही है। अभी ये पूरी की पूरी स्कीम जो है मुझे लगती है ये इस तरह के डिसीजन है और उसके बाद और एक के बाद एक डिसीजन और लेती जा रही है सरकार। ये जनता को बहुत बड़े कर्जे में डाल रहे हैं। आपकी गाड़ी ले ली आपने, अब आपकी खराब होगी, आपको फिर नहीं लेना पड़ेगी, फिर कर्जा लेना पड़ेगा। आज 70-80 लाख रुपए से अच्छी गाड़ी कम कोई है नहीं है।
आप कोई भी गाड़ी ईएमआई पे आ रही है, फुल फाइनेंसिंग से कौन गाड़ी ले रहा है? ईएमआई का मतलब क्या है? आप अपनी उसमें से पैसे देने वाले हैं इनकम में से? कहाँ से ईएमआई आएगी? ईएमआई तो आपकी इनकम में से ही आएगी। आपने 30 साल तक के लिए या 8 साल तक के लिए जब तक गाड़ी की ईएमआई चलेगी, आपने अपनी भविष्य की सब फ्यूचर प्लानिंग एक कार कंपनी को दे दी, वो कार खराब होने वाली है 3 साल बाद, उसमें खर्चे आने वाले हैं। पूरी की पूरी स्कीम देश को डेट के स्पाइरल में घुमाने के है और उसमें ले जा रही है। ये करप्शन से ज़्यादा बड़ी बात है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो विशाल जी, आपने जो अर्थव्यवस्था के जो पहलू सामने रखे, पहली नज़र में वो चौंकाते हैं, क्योंकि जैसे मैं मानता था कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा कुछ और है। दृष्टिविहीनता है पूरे के पूरे जो मॉडल है इनका, मतलब उसके पीछे दृष्टिविहीनता है, कोई योजना नहीं है, भविष्य की कोई योजना नहीं है। और स्थिति यह है कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दवा वही दी जा रही है, तबीयत और खराब होती चली जा रही है, लेकिन दवा का डोज़ और डबल और ट्रिपल कर दोहरा और तेहरा कर दिया दवा गया। भी नहीं है भई, आश्वासन आश्वासन। हाँ, दवा मतलब भी वही। नहीं, हाँ कोई जी। दवा नहीं, कोई दवा नहीं है। तो वो कोई ये जो दवा स्थिति है, ये बहुत ही अफ़सोसनाक स्थिति है। मौजूदा हुक्मरान और हमारे नीति निर्माता जो है, वो उन्होंने हमारे भविष्य को पूरी तरीके से अंधकारमय कर दिया है, हमारी पीढ़ियों को कर्जे में डुबो दिया है। और इसकी ज़िम्मेदारी पिछले 12 साढ़े 12 साल से जो सरकार चल रही है, पिछली सरकारों की भी कुछ गलतियाँ रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। सिलसिला तो पुराना चला आ रहा है, लेकिन इस सरकार ने उन तमाम गलतियों को और कई गुना बढ़ा दिया है। स्थिति ये है कि सिर्फ़ लफ़्फ़ाज़ी हो रही है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। हालाँकि उल्लू एक कमतर पक्षी नहीं है। मैं बार-बार जब उल्लू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसको वापस लेता हूँ, मतलब जो है कि नहीं? उल्लू के अंदर काफ़ी प्रतिभाएँ पाई जाती हैं। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है मुख्य तौर पर, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और उनको जो सपना दिखाया जा रहा है, एक ऐसा सपना जो कभी भी पूरा नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी, तो बिल्कुल उसके ठीक विपरीत होगा। नहीं, बहुत-बहुत आप धन्यवाद। सवाल